हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सर और आज मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा के लिए गणित का मॉडल सेट लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज मैंने ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन किया है जो आगामी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आज हमने 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लिए हैं और ये 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं जो आगामी मैट्रिक की परीक्षा में आ सकते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसे छोड़कर जाइएगा कहीं नहीं। आज हम टोटल 50 के 50 क्वेश्चन का एक सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। और हाँ, यदि आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टच कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो आपके लिए डाला जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाए। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। ये वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं वह सभी संख्याओं का एलसीएम होगा और 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं का एलसीएम 2520 होगा। इसलिए इसका सही जवाब होगा डी, 2520। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। 1.23 कैसी संख्या है? तो 1.23 एक डेसिमल है और ये डेसिमल जो है वह टर्मिनेटिंग है यानी शांत डेसिमल है। तो ये जो है वह परिमेय संख्या होगा, इसलिए इसका सही जवाब होगा ए, परिमेय संख्या। अगला प्रश्न संख्या 3। 1/3 और 1/2 के बीच दो परिमेय संख्या क्या होंगे? तो 1/3 और 1/2 के बीच जो है दो परिमेय संख्या 7/18 होगा और 8/18। इसलिए इसका सही जवाब होगा बी, 7/18 और 8/18। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। 1/√2 एक संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर की संख्याएं जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता है वे सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं और यहाँ एक √2 है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए इसका सही जवाब होगा बी, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है 5 नंबर की किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या जो होती है वह 2 होती है और न्यूनतम संख्या जो है वह 0 होती है। और इसमें न्यूनतम और अधिकतम दोनों पूछ रहा है और क्रमशः। तो अधिकतम पहले दिया इसलिए पहले 2 और बाद में 0, इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा वह बी होगा, 2, 0। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 6। बहुपद एक दिया हुआ है, इसके शून्यकों का योग पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं शून्यकों का योग होता है -b/a और यहाँ -5 यानी +5 हो जाएगा 5/3। इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा, 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, यदि बहुपद 3x² - 5x + 3 के शून्य a और b हों तो a + b। यहाँ भी a + b यानी शून्यकों का योग पूछा जा रहा है, इसलिए शून्यकों का योग वही होगा -5/3 यानी +5/3 और यहाँ ऑप्शन डी में है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 8 नंबर। एक त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप। तो आप जानते हैं त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप जो है वह होता है ax² + bx + cx + d, यानी ऑप्शन ए ही सही होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए लिखेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। 2x - 3y - 2 = 0 और 4x - 4y - 5 = 0 को निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी। तो इसको निरूपित करने वाली जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी या समानांतर रेखाएं होंगी या समपाती होंगी। तो इसके लिए आपको बताया गया था यदि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं हो तो प्रतिच्छेदी होगा यानी एक हल होगा। तो यहाँ 2/4 और -3/4 बराबर नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा प्रतिच्छेदी रेखा यानी कि ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन पे है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय के x + 10y = 0 एवं 2x + 5y = 0 का एक अनंत हल होगा। तो अनंत हल होने के लिए a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के और k/2 = 10/5 करते हैं तो k का मान 4 आ जाता है, इसलिए ऑप्शन आपका क्या होगा? सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, 4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11।
ये है कि एक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बराबर 4, तो इसका हल जो होगा वह 2 - 2 होगा। इसलिए समुच्चय देख के घबराना नहीं है। यहाँ समुच्चय का मतलब जो है सेट जो है वह है ग्रुप, इसलिए यहाँ ऑप्शन आपका हो जाएगा बी 2 - 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ एक समीकरण दिया हुआ है, इसके मूलों की प्रवृत्ति बतानी है। तो मूलों की प्रवृत्ति बताने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट चाहिए, और डिस्क्रिमिनेंट हमारा यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और 8 तिरका 24 चौका 96। 49 में से 96 माइनस करेंगे, निगेटिव आएगा, इसलिए इसका काल्पनिक उत्तर होगा। जब डी का मान काल्पनिक आता थी ऋणात्मक आता है तो मूल काल्पनिक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर कि AP 3, 7, 11, 15 का कौन सा पद 43 है। तो Tn बराबर A + n-1 इंटू डी वाले फार्मूला में पुट कीजिए, इनका वैल्यू 11 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। AP का पहला पद 2, सार्वंतर 3 हो तो 8वां पद क्या होगा। यहाँ भी वही काम करेंगे। 8वां पद निकालने के लिए A + 7d यानी 2 × 7 = 21, तो 21 × 2 = 23 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक AP है 3, 6, 9, 12 का सार्वंतर। तो सार्वंतर 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकाल दीजिए। 6 में से 3 को माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 3 आएगा, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही होगा, 3 आंसर होगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 16। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं। तो आपको पता है कि 2 अंक की संख्या 10 से शुरू होती है और 99 पर ख़त्म होती है। तो 10 से लेकर 99 के बीच जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी के बीच में जो विभाजित होने वाली है 3 से, उन संख्याओं को पता लगाना है। तो ये हो जाता है 30 आता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए 30। अब है 17। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज कैसा होता है। तो ये समानांतर चतुर्भुज होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, समानांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं हो, तो जिसका कोई हल नहीं हो उसको विरोधी कहते हैं, और जिसका हल हो उसको अविरोधी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है विरोधी, इसलिए जवाब क्या लिखेंगे, ए। अगला सवाल है 19। सभी वर्ग होते हैं, तो आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। सभी वर्ग, सभी वृत्त जो है, या सभी समबाहु त्रिभुज, या सभी रेखाखंड आपस में समरूप होते हैं, इसलिए सही जवाब होगा इसका ए, समरूप। अगला सवाल है 20। किसी आयत की संलग्न भुजाएं 8 और 6 मीटर हैं, तो आयत के विकर्ण की लंबाई। तो एक भुजा 6 है, एक 8 है, तो दोनों को हम विकर्ण निकालने के लिए कर्ण निकालना होता है, समकोण त्रिभुज बन जाता है। 6 × 36, 8 × 28, 64, 100 हो गया, 100 का वर्गमूल 10 होता है, इसलिए सही जवाब आपका होगा 10 मीटर, यानी के बी। नेक्स्ट प्रश्न है 21। बिंदु -5, 12 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। तो मूल बिंदु से दूरी होता है √, क्या x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का 144, 25 क्या हो जाएगा 169, यानी √, करेंगे तो 13 आ जाएगा, यानी इसका सही जवाब होगा बी। अगला प्रश्न है कि यदि बिंदु A 2, 3, B 5, K और C 6, 7 हो और ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं। ये तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेखीय हैं। तो K का मान आपको निकालना है। तो K का मान आप निकालने के लिए आपको बताए थे x1 y1 - y2 प्लस x2 y2 माइनस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इसको 0 के बराबर करेंगे और सारे वैल्यू को पुट करते हैं तो K का मान 6 आता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसी तरह से 3 है मूल बिंदु का नियामक। तो ये हमेशा याद रखना है कि मूल बिंदु का नियामक 0, 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। मूल बिंदु यानी ओरिजिन 0, 0 होता है। 24 नंबर प्रश्न है बिंदु 4 - 3 किस पाद में है। तो 4 - 3 जो है वह देखिए 4 जो है वो पॉजिटिव है, यानी y अक्ष के दाहिनी ओर होगा, और एक थी y अक्ष के दाहिनी ओर और माइनस में है y, तो x के नीचे यानी चतुर्थ में होगा। तो चतुर्थ, चतुर्थांश या चतुर्थ पाद इसका सही जवाब होगा। तो इस तरह से आपको आज हम पूरे के पूरे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, और ये सभी प्रश्न जो हैं आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और साइंस का भी एक मॉडल सेट निकला हुआ है जिसमें 40 प्रश्न हैं। तो यदि आपने साइंस का मॉडल सेट नहीं किया है तो ऊपर आई बटन को टच कीजिए, आपको साइंस का मॉडल सेट का वीडियो मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिए, उसको कंप्लीट कर लीजिए। और आज ये गणित के पूरे वीडियो में आप बने रहिए, पूरे 50 के 50 प्रश्न होने वाले हैं। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में कौन tan 30 डिग्री के बराबर होता है। तो tan का रिलेशन कॉट के साथ होता है,
कॉट 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री यानी कॉट 60 डिग्री, इसलिए सही जवाब होगा बी कॉट 60 डिग्री। इस तरह से 26 नंबर में है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास, तो इसका व्यास निकालेंगे आप, इसकी पहले त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर आएगा और पाई आर स्क्वायर बराबर 64 करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 64 यानी आर का मान 8 आएगा और व्यास पूछा जा रहा है तो 8 का दुगुना कर देंगे, व्यास आपका निकल जाएगा 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, दो वृत्तों की परिधि का अनुपात 3-4 है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए परिधि का अनुपात दे, व्यास का अनुपात दे या त्रिज्या का अनुपात दे तो सीधे क्षेत्रफल के अनुपात में उसका स्क्वायर कर देते हैं तो 3 तिहाई 9, 4 चौका 16 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की परिधि 4 पाई से बढ़कर 8 पाई हो जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ भी 4 पाई से दुगुना हो रहा है तो क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ेगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। ये टेक्निक सब याद रखना है आपको, ये सब ट्रिक्स है। 5 कोसेक स्क्वायर माइनस 5 कॉट स्क्वायर, तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ 5 है, 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 1 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर, ट्रिगोनमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है और सारे ट्रिगोनमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपको बताए गए हैं, इसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, एक मीनार की जड़ से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ बेस जो हो जाएगा वह 20 मीटर हो जाएगा और थीटा जो हो जाएगा वह 30 डिग्री हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3 होता है तो 20/√3 हो जाएगा और 20/√3 वैल्यू को जब पुट करेंगे तो ये 11.54 आएगा लगभग, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 11.54। अगला प्रश्न जो है वह है आपका 32 नंबर प्रश्न, टेलीफोन के खंभे की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात √3/2 है, √3/1 है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण। तो अब देखिए √3/2 है तो 1 है तो √3, तो tan थीटा इक्वल टू √3 हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होगा और जवाब आपका सही हो जाएगा सी। किसी वृत्त में परिधि पर का कोण केंद्र पर के कोण का आधा होता है, परिधि पर का कोण केंद्र पर के कोण का आधा होता है, बिल्कुल सही, तो आप क्या लिखेंगे सी लिखेंगे। नेक्स्ट है दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो एक दूसरे को अंततः स्पर्श करे यानी अंदर में स्पर्श करे तो डिफरेंस निकालेंगे और बाहर से करेगा तो दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ अंदर में स्पर्श कर रहा है इसलिए 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, इसलिए सही जवाब आपका हो जाएगा सी 3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने छोटे छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। तो जब इसको हम पिघलाएंगे तो उसका आयतन इन्वॉल्व होगा, 4 चौका 16 चौका 64 और यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 64 को डिवाइड करेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा, इसलिए सही जवाब लिखेंगे बी 8 हो जाएगा। तो ये सब ट्रिक्स भी आपको इसमें इंक्लूड किया जा रहा है ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनाने में समय नहीं लगे, नहीं तो आप ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे, फार्मूला रखेंगे तब निकालेंगे तो काफ़ी आपको दिक्कत होगी। जैसे अभी गोला वाले में बताया, एक का गोला का त्रिज्या है कितना 4 है, दूसरे की त्रिज्या 2 है, तो सीधे 4 को 2 से नहीं डिवाइड करना। आयतन जब हम निकालते हैं त्रिज्या का क्यूब होता है, तो 4 का क्यूब 64 हो गया, यहाँ 2 का क्यूब 8 हो गया, 64 को 8 से पूरा डिवाइड कीजिए, बाकी फार्मूला रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है 36 नंबर 16 सेंटीमीटर ऊंची एक बाल्टी के दोनों सिरों की त्रिज्याएं 20 और 8 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा, एल निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एल, और एल स्क्वायर बराबर क्या होता है ये तो आपको पता ही है, h² + R1 - R2 का होल स्क्वायर। इस तरह से आप 16 स्क्वायर करेंगे 256 और 20 में से 8 माइनस करेंगे 12 × 144 जोड़ 256, ये हो जाएगा 400, यानी स्लेंट हाइट तिरछी ऊंचाई यहाँ हो जाएगा उसका 400 का वर्गमूल 20 हो जाएगा। अब एल का वैल्यू 20 रखेंगे। अब कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, बाल्टी एक फ्रस्टम है, छिन्नक है, तो ये होता है पाई R1 + R2 × L। तो पाई R1 और R2 दोनों को जोड़ दीजिए, 20 8 28 हो गया और L 20 निकल गया है, 22/7 को सबको गुना कीजिए, गुना करने पर 7 चौका 28 कट जा रहा है, 20 चौका 80, इस तरह से गुना करने पर 1760 आ रहा है, इस यानी सही जवाब आपका होगा बी। तो फार्मूला भी याद रखना है और तरह ट्रिक्स इसमें अप्लाई करना है
और फटाक दे 50 क्वेश्चन, गणित से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन 60 क्वेश्चन में से केवल आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। यदि आप ज़्यादा भी दे देते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हर्ज ये है कि अंत में यदि आपके प्रश्नों के सही उत्तर हैं तो वहीं काट लिए जाएंगे। 50 टच करने के बाद 51वां नंबर अगर आप 52 नंबर 53 नंबर 3 सही जवाब भी अगर आपका है तो वह सही वाला ही कटेगा। इसलिए इस चीज़ों को ध्यान रखना है। आपको जो प्रश्न आसानी से आता है उन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। अगला प्रश्न है कि दो बेलन की त्रिज्याएं 3-5 के अनुपात में हैं और उनकी ऊंचाई 2-3 के अनुपात में है, तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको आता ही है, 2πr/h रख देंगे, नीचे भी 2πr/h रखेंगे, वैल्यू को रख करके कैंसिल करेंगे, 2-5 का अनुपात आएगा और आपका सही जवाब होगा डी। सही जवाब होगा आपका डी, 2-5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। यदि किसी आंकड़े में बहुलक और माध्यिका का अंतर 24 है तो माध्यिका एवं माध्य का अंतर क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको इसको ऐसे बनाइए, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। तो आपको जो प्रश्न दिया हुआ है बहुलक और माध्यिका का अंतर 24, तो एक एक्स मान लीजिए बहुलक को, तो माध्यिका x-24 या x+24 आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस फार्मूला में रख करके आप माध्य निकाल लीजिए। जो x के टर्म में आएगा उसको माध्यिका जो माने हैं उसमें से माध्य को माइनस कर दीजिए और इस तरह से माइनस करने पर 12 आ रहा है, यानी अंतर 12 आ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 कि यदि आंकड़े 11, 12, x, 13, y, 18, 19 का माध्य 13 है तो इसमें कौन सा रिलेशन सही होगा। तो माध्य बराबर हम लोग जानते हैं कि आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबको जोड़ेंगे और सभी कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से डिवाइड करेंगे। चूँकि इसमें x y है इसलिए जो आंसर आपका आएगा वह x y में ही आएगा। तो x + y = 18 आ रहा है, इसलिए आपका सही जवाब होगा ए, x + y = 18। नेक्स्ट है 40 नंबर प्रश्न है कि 5, 3, 8, 2, 4 का माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका निकालने के लिए हम डाटा को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाते हैं। तो 2, 3, 4, 5, 8। तो 2, 3 के बाद 4 आ रहा है, उसके बाद 5, 8, तो बीच में हमारा 4 पड़ रहा है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 4 वाला आंसर। माध्यिका निकालने के लिए बीच वाला टर्म को निकालना होता है। और यदि पदों की संख्या सम हो तो बीच में 2 आएगा, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से उसको डिवाइड कर देंगे। अगला प्रश्न है 41। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 5, यानी 5 3 बार आया, इसलिए बहुलक जो है वह 5 हो जाएगा। 5 3 बार आने का मतलब है कि जो चर जो है वह ज़्यादा बार आएगा वहीं बहुलक होता है। तो चूंकि 5 सबसे ज़्यादा बार इसमें आया है इसलिए इसका बहुलक हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन बी। अगला सवाल है किसी साधारण वर्ष में 53 रविवार की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए इस तरह के सवाल का एकदम फंडा ये है कि साधारण वर्ष में कितने 365 दिन होते हैं और 365 दिन को आप 7 से डिवाइड कीजिए तो 7 से भाग देने पर 1 शेष बच जाता है, यानी 1 दिन बच जाता है। तो वह 1 दिन अब सप्ताह के 7 में कोई दिन हो सकता है। तो साधारण वर्ष में दिन 1 बच रहा है और सप्ताह में 7 दिन है, तो किसी भी दिन का प्रायिकता पूछे, कि ये कोई जरूरी नहीं कि रविवार का ही पूछे, किसी भी दिन का अगर साधारण वर्ष में पूछा जाए तो 1/7 लिखेंगे। और लीप वर्ष में चूँकि 366 दिन हो जाएगा, 2 शेष बचेगा, तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/7। तो इसको ध्यान में रखना है कि ये नहीं कि संडे का सर बता दिए या मंडे का नहीं बताए, कोई भी दिन पूछा जाए उसकी प्रायिकता साधारण वर्ष में 1/7 और लीप वर्ष में 2/7। अगला है कि 43, ये सभी प्रायिकता से प्रश्न हैं। 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर 1 पट आने की प्रायिकता। देखिए 2 सिक्के को जब आप एक साथ उछालेंगे तो कुल परिणाम 4 आता है। उसमें 2 गो हेड एक बार आता है, 2 गो टेल एक बार आता है और 2 बार में 1 हेड और 1 टेल आता है। इसलिए 2/4 और कट के ये हो जाएगा 1/2। इसलिए इसमें कन्फ्यूज नहीं करना है कि 4 लिखें। 1/2 और 2/4 दोनों ऑप्शन है। ऑप्शन में है 1/2 और 2/4, इसलिए ए और सी दोनों सही हो सकता है। तो आप ए लिखें या सी लिखें, दोनों सही है। 43 नंबर में है 3 सिक्कों को उछालने में संभव परिणाम की संख्या। तो 1 सिक्का को उछालेंगे तो 2 सिक्का को उछालेंगे तो 4 और 3 सिक्का को उछालेंगे तो 8 आता है परिणाम, इसको याद रखना है। तो ऑप्शन बी है 8, ये आंसर होगा। और अगर डाइस को उछाला जाता है तो उसमें 2 डाइस को अगर एक साथ उछालते हैं तो उसमें 36 परिणाम आता है, ये याद रखना। 1 डाइस को उछालेंगे तो 6 परिणाम और 2 डाइस को उछालेंगे तो 36 परिणाम, ये भी याद रखना है। अगला है कि
PE बराबर 0.7, यानी PE का मतलब हुआ E की प्रायिकता अगर 0.7 है तो PE डैश यानी P नहीं की प्रायिकता पूछा जा रहा है, तो एक में से इसको माइनस करेंगे 0.3 आएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो इस तरह के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आप नाइस मैथमेटिक्स चैनल पर बने रहिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए, इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक। तो विवेचक निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, b² - 4ac, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 माइनस 4 दूनी 8 तिरका 24, 16 में से 24 घटाइए -8 आंसर आएगा। तड़ाक सी को टच कीजिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न। तो 47 नंबर में है, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है तो एनवां पद क्या होगा। तो एनवां पद निकालने के लिए +n - 1 × डी सीधा सा फॉर्मूला है, और इसमें एक ही जगह है ए, इसलिए आपका सही जवाब होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। वाह, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये नीचे क्लास में भी आपको बताया गया होगा कि एक न भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या, इसलिए एक पर दिमाग नहीं लगाना है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है 49 नंबर की बिंदु 2, 3 का भुज है। तो 2, 3 का भुज का मतलब हो गया, पहला जो x निर्देशांक होता है उसको भुज कहते हैं और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो यहाँ 2 दिखाई दे रहा है आपको, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, भुज। और इस तरह से सवाल नंबर 50 और आज का ये अंतिम प्रश्न है। तो इस तरह से आपने आज 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया। इस प्रश्नों को एकदम कंठस्थ कर लेंगे आप, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। आगामी जो बोर्ड परीक्षा है उसमें निश्चित रूप से इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सवाल नंबर 50 है कि 27/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो देखिए, दशमलव प्रसार भिन्न का 2 तरह का आता है, आप जानते हैं, एक शांत होता है और एक अशांत आवर्ती होता है। तो यहाँ अब भाग देने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको एक ट्रिक्स बता दे रहा हूँ, उससे आप तुरंत उसको निकाल लेंगे। पहले भिन्न जो है उसको रिड्यूस करेंगे, यानी कटने वाला है तो उसको कटा छटा करके बहुत छोटा कर देंगे अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो, और अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तब काटने के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो यहाँ 27/8 है, ये कटने वाला नहीं है, 8 2 से कटेगा, 27 3 से कटेगा। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं कि हर का गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो 8 है यहाँ, तो 8 का गुणनखंड करेंगे। तो अब तीसरा स्टेप में क्या करना है कि गुणनखंड में यदि 2 5 आता है तो शांत होगा, और 2 5 के अतिरिक्त कोई तीसरा गुणनखंड आ जाता है तो अशांत आवर्ती होगा। तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 3 बार आ गया, इसलिए यह शांत होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शांत दशमलव होगा, इसको जब आप दशमलव में बदलेंगे तो इस तरह से आज हमने अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न किए। तो इस तरह के प्रश्नों के हल के लिए आप बने रहिए नाइस मैथमेटिक्स चैनल के साथ। इसी के साथ आज का हमारा क्लास ख़त्म होता है। ओके, बाय।